अस्सलामुअलैकुम, इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। आपने हॉर्मज़ की नाकाबंदी, स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 6,600 पॉइंट्स की गिरावट, इंडेक्स में 4% के करीब कमी, मार्केट एक साथ 7 हदें खो बैठी। सऊदी अरब की जानिब से गवादर में ऑयल रिफाइनरी पर $10 अरब सरमायाकारी का इम्कान, 60% अरामको, 40% इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानी कंपनियां करेंगी। यौमिया पैदावारी सलाहियत 4 लाख बैरल होगी। और पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सलाहियत इत्मीनान बख्श, यूरो बॉन्ड की अदायगी मुल्क के लिए एक नॉन इवेंट था। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कुछ जिक्र करते हैं गैर मुल्की करेंसीज का। बैरूनी भारी अदायगियों के बावजूद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी करेंसी की कदर मुस्तहकम रही है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 1 पैसे की कमी देखी गई, 279 का हुआ। ये यूरो की बात कर लेते हैं तो ये 37 पैसे महंगा हुआ। बरतानवी पाउंड भी तकरीबन 40 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत $374.60 पर पहुंच गई है। गोल्ड के हवाले से आपको बताएं, मुल्क में सोना $1,600 फी तोला सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत $4,95,362 पर आ गई है। फिर 10 ग्राम के हवाले से आपको ये बताएं कि इसकी कीमत में $1,371 की कमी देखी गई। और इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से ये देखें तो गोल्ड $16 फी ओन सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत $4,730 पर आ गई है। आज हम बात करेंगे, आज के प्रोग्राम में बात होगी FBR के टैक्स हदफ पूरे करने की कोशिशों की। रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह के दौरान टैक्स अथॉरिटी रेवेन्यू टारगेट पूरा करने में नाकाम दिखाई दी, जिसके बाद FBR ने कारकर्दगी बेहतर बनाने के बजाय टैक्स जमा करने के नई तरीक़ेकार ढूंढना शुरू कर दिए। आज के प्रोग्राम में हम इसी का जिक्र करेंगे। अब यूट्यूब, फिर फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम से आमदन पर भी टैक्स लगाने की तैयारियां की जा रही हैं। FBR ने तमाम कंटेंट क्रिएटर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान बनाया है, यानी अब सोशल मीडिया से कमाई होगी तो उस पर हुकूमत को पैसे भी देने पड़ेंगे। अगर आमदन को छुपाया गया तो भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बहुत बड़ी तादाद है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। टैक्स की इतलात पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा खुश दिखाई नहीं देते, लेकिन सवाल यह है कि क्या कम आमदन या जीरो आमदन वाले भी टैक्स देने के पाबंद होंगे या नहीं। इस पर आज हमारे साथ FBR के साबिक मेंबर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और सोशल मीडिया एक्सपर्ट और मीडिया स्ट्रेटजिस्ट असद बेग साहब भी हमें ज्वाइन करें। लेकिन उससे पहले आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं शकील अहमद की। यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक, टिकटॉक से इंस्टाग्राम तक, सोशल मीडिया से भारी आमदन हासिल करने वालों को अब अपनी कमाई पर टैक्स भी देना पड़ेगा। FBR ने कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए शिकंजा तैयार कर लिया। इनकम टैक्स रूल 2002 में अहम तरामीम का ड्राफ्ट तैयार हो गया। मुजवजा कानून का इतलाक सोशल मीडिया से पैसा कमाने वाले तमाम पाकिस्तानी शहरियों और नॉन रेजिडेंट्स पर होगा। FBR के मुताबिक एक छमाही में 12,250 यूजर्स, सालाना 50,000 से ज्यादा यूजर्स, सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स रखने वालों से टैक्स वसूल किया जाएगा। यूट्यूब पर फी 1,000 व्यूज पर $195 टैक्स आयद करने की तजवीज है। सोशल मीडिया पर स्पॉन्सरशिप या पेड एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में आमदन कमाने वालों से भी टैक्स वसूल किया जाएगा। FBR के मुताबिक काबिल टैक्स आमदन का तयन सोशल मीडिया से कमाई और अखराजात की बुनियाद पर किया जाएगा। औसत व्यूज और साल भर की सोशल मीडिया पोस्ट का हिसाब किताब लगाकर टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा तरीकाकार वज़ा कर लिया गया। सोशल मीडिया से हासिल आमदन का 30% अखराजात तस्वुर किए जाएंगे। बाकी आमदन पर टैक्स लागू होगा। टैक्स वसूली छमाही बुनियाद पर होगी, जबकि सालाना इनकम टैक्स गोशवारों में भी अलग से ये आमदन जाहिर करना होगी। टैक्स गोशवारों में गलत मालूमात देने वालों को इजाफी टैक्स या जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। FBR के मुताबिक इनकम टैक्स रूल्स में तरामीम के मसवदे पर इतराजात, तजावीज़ और सिफारिशात आने के बाद तरामीम को हतमी शक्ल देकर कानून नाफिज कर दिया जाए। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। शकील अहमद की खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी। असद बेग साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊंगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टैक्स नेट में लाने का फैसला तो अब कर लिया गया है, लेकिन इस पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ये कहना है कि जो आमदन पाकिस्तान लाई जाती है उस पर हम पहले ही टैक्स देते हैं, टैक्स काटा जाता है, फिर जो इनकम टैक्स है वो भी हम अदा करते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, इन जनरल तो ये बड़ा अच्छा फैसला है। आप ऑब्वियसली जो हमारे मेंबर हैं मौजूद यहाँ पे FBR के, वो भी बताएंगे। लेकिन टैक्स की 2 वजूहात होती हैं इनकम टैक्स की। एक तो ट्रांसपेरेंसी होती है कि ये आइडिया हो कि जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। दूसरा ऑब्वियसली इनकम टैक्स होता है। देखिए, ये बात समझने की है कि पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, अब तकरीबन 80% उसका जो हमारा डिजिटल एड रेवेन्यू होता था तकरीबन 40 अरब के करीब सालाना, वो सोशल मीडिया कंपनीज़ को जा रहा है, सिर्फ 2 कंपनीज़ को। तो ये बहुत बड़ी रकम है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना टैक्सिंग की, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये कनाडा में भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अलग कैटेगरीज हैं, UK में है और बहुत सारे मुल्कों में भी है।
अब देखने की बात यह है कि इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, बिकॉज इतना आसान काम नहीं है। तो अगर तो हम बात कर रहे हैं कि उन पैसों की जो कि पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में आएंगे वो तो आप मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल कंटेंट प्रोड्यूसर्स के कितनी रीच है, कितने लाइक्स हैं, कितने व्यूज हैं, वो मैट्रिक जरा थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सवाल मेरा नहीं ख्याल कि ये है कि ये टैक्स लगाना अच्छी बात है या नहीं है, ये सवाल होना चाहिए कि वो टैक्स इंप्लीमेंट किस तरह होगा। दैट्स माय मेन क्वेश्चन एंड कंसर्न। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी तरफ आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक कमेंट आप और कर दीजिएगा। ज़ाहिर है हम जैसे फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब को देखते हैं, इसके साथ जो टैक्स कलेक्शन की कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से हो सकती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एफवीआर के बारे से बात करते हैं। देखिए, जो रेवेन्यू होता है वो आपकी एडसेंस वगैरह के फॉर इंस्टेंस उसके नीचे वो पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स में ही आता है। कुछ लोगों ने ये किया होता है कि वो इंटरनेशनल सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस तरह पेनियर है या ये वो है, जो कि वंस अगेन इंटरमीडिएरी सर्विसेज के तौर पे होती हैं, जहां से फिर वो अल्टीमेटली आना पाकिस्तान में ही होता है थ्रू वेरियस सर्विसेज जो हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो एक तो ये कि उसको मॉनिटर किया जा सकता है बड़े आराम से। दूसरी, आपने अपनी जो रिपोर्ट में शकील साहब ने बात की वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन जनरल जब आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की मद में पैसे लेके आते हैं पाकिस्तान में, जिसको हम अंग्रेजी में फ्रीलांसिंग भी कहते हैं, तो उसमें इन जनरल 1% का टैक्स होता है, जो कि अगर आप रजिस्टर्ड हैं एज अ फ्रीलांसर तो वो बैंक को फिर आपको काटना पड़ता है। तो अगर तो आप उसी कैटेगरी में फॉर इंस्टेंस फ्रीलांसर्स को डाल रहे हैं और कंटेंट प्रोड्यूसर्स को डाल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा कोई ज्यादती होने जा रही है कंटेंट प्रोड्यूसर्स के साथ। आम जबान में बताऊं, ये इनकम टैक्स है तो उस पर टैक्स लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, जहाँ से इनकम आ रही है वहाँ पर टैक्स भी पे करना चाहिए। मोहम्मद इकबाल साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। अब ज़ाहिर है हम एफवीआर की परफॉर्मेंस को भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि उनकी जो कारकर्दगी है उसको अगर देखा जाए तो वो मुसलसल हमें कुछ तो नाकाम दिखाई देती है अपने हदफ पूरे करने में। रवा माली साल की भी अगर हम बात करें तो इब्तदाई जो 9 माह थे उसमें टैक्स शॉर्टफॉल हमने देखा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि टारगेट पूरा करने के लिए एफवीआर अब जो डिफरेंट चॉइसेस हैं, जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसको ढूंढ रहा है कि किस तरीके से अपने हदफ को हम पूरा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो अभी तक का शॉर्टफॉल रिपोर्ट हो रहा है वो 600 बिलियन से ज़्यादा है पिछले 9 माह में। तो ये जो एक हम ये सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट पे टैक्स की बात कर रहे हैं, ये तो बहरहाल मेरा ज़ाती ख्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता उस रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने में। बेसिक इसको आप इस तरह देखें कि टैक्सेशन में एक फेयरनेस का सिस्टम होता है, फेयरनेस का प्रिंसिपल होता है, जो ये कहता है कि जो आदमी जहाँ से भी जिस सोर्स से भी आमदन हासिल कर रहा है वो उस पर टैक्स दे। अगर बाकी शहरी पाकिस्तान के टैक्स दे रहे हैं तो किसी एक क्लास को उसे एग्जेम्पशन नहीं होनी चाहिए। तो इसको उस फेयरनेस के प्रिंसिपल के तहत देखें, बजाय इसके कि ये कोई बहुत बड़ा कोई रेवेन्यू का सोर्स बनने जा रहा है। क्योंकि जैसे वो हमारे दूसरे साथी ने बताया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से बाहर लोग जिनको इस टैक्स के नेट में लाने की कोशिश की जा रही है, उन पे इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि ना उनके पैसे पाकिस्तान बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि कोई डेटा वेरिफिकेशन का कोई मैकेनिज्म है एफवीआर के पास ऐसा? ये जो रूल्स इन्होंने अभी ड्राफ्ट रूल्स दिए हैं, इसमें ये चीज़ मुकम्मल तौर पे खामोशी है इस पे कि ये कैसे डेटा कहाँ से आएगा। ये तो वो जो है मसलन यूट्यूब है या जो भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ही डेटा लिया जा सकता है ना। अब क्या एफबीआर ने उनके साथ कोई मैकेनिज्म बनाया है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का या नहीं बनाया, ये रूल्स इसके बारे में नहीं बताते। तो बात वही, इशू वही है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। असद बेग साहब, जाहिर है ये कैसे पता लग सकेगा कौन कहाँ से कितने व्यूज़ ले रहा है और अभी तक उसकी अर्निंग कितनी हो चुकी है या अर्निंग हो भी नहीं रही है? बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है। तो इस मामले पर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी जानिब से जाहिर है बहुत सारे एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं। वो व्यूज़ पर भी है कुछ एतराज़ात के, जिस पर कहा जाता है कि पाकिस्तान में दीगर ममालिक की निस्बत पैसे कम दिए जाते हैं, फिर पाकिस्तान में जो फार्मूला लगाया जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इससे ज़र मुबादला के इनफ्लो में कमी होगी। इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ये वैलिड कंसर्न है। मेरे 3 मेजर कंसर्न अगर आपकी परमिशन के साथ में बता सकूं तो नंबर 1 तो सबसे बड़ा जो मेरा कंसर्न है, जो कि फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा प्रो रेगुलेशन है, वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत होनी चाहिए कि ये जो पैसे आ रहे हैं क्या वाकई ये प्लेटफॉर्म से ही आ रहे हैं या कहीं और से आ रहे हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? सो वो वाला एलिमेंट बड़ा ज़रूरी है कि वो डिक्लेरेशन कि आपकी कितनी इनकम है उस पर टैक्स करें या ना करें, वो एक अलग बात है। तो ये नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो मेट्रिक्स जिनकी बेसिस पे आपने टैक्स किया है, जो जितना मैंने पढ़ा है अभी तक या वो करने जा रहे हैं, वो बड़ा वेग है।
वो क्लैरिफाई नहीं कर सकते हम कि वो किस तरह से होगा, कहाँ का स्टैंडर्डाइज्ड होगा। वो जो मेट्रिक जिसकी हम व्यूज़ की बात कर रहे हैं, 1 लाख एक प्लेटफॉर्म है इस वक्त अवेलेबल जिसके थ्रू आप व्यूज़ ले सकते हैं, राइट। तो वो कहाँ के माने जाएंगे, जिस तरह अभी सर ने बताया कि वो क्या स्टैंडर्डाइज्ड होंगे नहीं होंगे, कौन सा, तो एक तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जो तीसरा और चौथी मेरी पॉइंट है वो, अगर वेरी क्विकली, तीसरा पॉइंट ये है कि जी अगर तो ये फेयरली सब पे इंप्लीमेंट होता है तो फिर सही है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि जो न्यूज़ के लोग कंटेंट बना रहे हैं उन पे ज़्यादा टैक्स होगा, जो एंटरटेनमेंट बना रहे हैं उन पे कम टैक्स होगा, या ये जो पिक एंड चूज़ वाला मामला है, मुझे लगता है ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। और आखिरी बात वो ये कि जो एंट्री लेवल प्रोड्यूसर्स हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं, जो कॉस्ट टू एंट्री है, क्या वो तो नहीं बढ़ जाएगी इससे? अगर वो कॉस्ट ऑफ एंट्री बढ़ती है इससे, तो फिर मोस्ट डेफिनेटली जो इनफ्लो है पाकिस्तान में इस वक्त आ रहा है कंटेंट प्रोडक्शन से, वो कम हो जाएगा। और असद साहब, इस वक्त एफबीआर ये भी कह रहा है कि 30% जो उस प्रॉफिट में से आप अपने अखराजात के पैसे काट सकते हैं, तो फिर उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि या तो वो फेयरली और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, और उसमें फिर कोई ये भी क्लासिफिकेशन बनानी आपको पड़ेगी कि जो कॉस्ट ऑफ एंट्री है, यानी कि जो नए कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं। अच्छा, फिर इसमें और अर्बन और रूरल का भी चक्कर है ना, कि अब लेट्स से जो लोग अर्बन एरियाज में बैठे हुए हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्क है, वर्सेस जो लोग रूरल एरियाज में बैठे हुए हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्क है। तो ये सारी के सारे नुआंसेस आपको टैक्सेशन सिस्टम्स में डालने पड़ेंगे। एक यूनिफॉर्म रेगुलेशन बना के उसको नहीं, उससे मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फायदा होगा, उससे नुकसान ही होगा। बिल्कुल, ये पहले जांचना होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पर कितनी आ रही है। ज़ाहिर है पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जाने आता हूँ, जैसा कि असद बेग साहब बात भी कर रहे हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं। इसको रिजॉल्व करने के लिए एफबीआर अब तक कोई प्लानिंग कर रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर जो टैक्स है उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, या उससे कितना रेवेन्यू जमा होगा? इस हवाले से एफबीआर ने अब तक कोई प्लानिंग किया है, कोई तजावीज़ इस वक्त लेने की कोशिश की जा रही है? एफबीआर के में क्या हो रहा है, इंटरनल वर्किंग क्या हो रही है, वो तो बताने की मैं पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको दूर कर देता हूँ। मसलन एक बात ये हुई कि उनका रेवेन्यू कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल रेवेन्यू के क्या कितना है। तो इन रूल्स में एक्चुअल रेवेन्यू की बजाय ना एक और यार्ड स्टिक बनाई गई है, और जिसमें एक और मिसकंसेप्शन है कि जी 1000 व्यूज़ पे 175 रुपया या 195 रुपया टैक्स लग गया। ऐसे नहीं है। 1000 व्यूज पे समझा जाएगा कि उनका रेवेन्यू, यानी कि जो उनको पैसे मिल रहे हैं, वो 195 रुपए हैं, और इससे फिर वो पूरे साल के व्यूज निकाल के तो टोटल उनका रेवेन्यू एस्टिमेट किया जाएगा, और उसमें से 30% एक्सपेंडिचर के तौर पे उनको माइनस करने की, डिडक्ट करने की इजाज़त होगी। तो जो बाकी पैसे बच जाएंगे उन पे वो उसी तरह टैक्स देंगे जिस तरह आप लोकल पाकिस्तान की कोई इनकम पे, मसलन अपनी सैलरी पे आप टैक्स देते होंगे, उन्हीं स्लैब्स के तहत उन पे टैक्स लगेगा। अब जहाँ तक इशू है 30% एक्सपेंडिचर होने चाहिए या कम होने चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए, तो अगर आप गौर करें तो ये रूल्स ड्राफ्ट रूल्स थे, और इन पे यही मांगा गया था कि जी अगर आपका कोई एतराज़ है तो आप उसे बताएं। तो ये जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो सेक्टर है सोशल मीडिया वाला, इनको चाहिए था या अभी भी चाहिए कि ये एफबीआर के साथ एंगेज हों और उन्हें बताएं कि अगर ये 30% वाला जो एक्सपेंडिचर अलाउ हो रहा है ये कम है, इसको ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर वो कोई डॉक्यूमेंटेड तरीके के साथ उनके साथ रिप्रेजेंट किया जाए एफबीआर के पास केस, तो इसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है। ये मकसद ही होता है रूल्स का कि रूल्स को पहले एडवर्टाइज किया जाता है ड्राफ्ट की सूरत में, ताकि जो लोग उससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं, वो उसमें एंगेज करें। हम यही समझना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट एफबीआर ने कोई मैकेनिज्म तो तैयार किया होगा या कोई तजावीज़ अभी वो ले रहे होंगे ताकि इस ड्राफ्ट के बाद कुछ इंप्लीमेंटेशन की तरफ किस तरीके से जाया जा सके। हमारे साथ ही रहिए, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, कुछ दीगर सवालात भी अपने मेहमानों से पूछेंगे। वेलकम बैक। असद बेग साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। आप मीडिया स्ट्रेटजिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो बैरून मुल्क बैठे हैं, वहाँ पर व्लॉग्स करते हैं, व्यूअरशिप पाकिस्तान से लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे नॉन रेजिडेंट्स भी हैं जो पाकिस्तान की व्यूअरशिप एंजॉय कर रहे हैं, उससे पैसा कमा भी रहे हैं। उनके ऊपर भी जब टैक्स लगाया जाएगा तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? हम ज़रा इसको समझना चाह रहे हैं। देखिए, यही तो वो कॉम्प्लिकेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। मेरे जो दूसरे कॉलीग थे वही बात कर रहे थे। अब डिफरेंट मॉडल्स हैं, डिफरेंट। इंडिया फॉर इंस्टेंस 10% एट सोर्स डिडक्ट कर लेता है जब इनकम आती है, राइट। कनाडा जो है वो ये ट्रीट करता है इस तरीके से कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि फ्रीलांसर्स हैं, उनकी एक अलग टैक्सेशन नेट है। हमारा जो पाकिस्तान का कानून है वो भी फ्रीलांसर्स को अलग तरीके से ट्रीट करता है, फॉर इंस्टेंस जब उनकी रेमिटेंसेज आती हैं बाहर से। तो यही वो सवाल है जिसको हम भी सोच रहे हैं कि वो किस तरह। एक इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वो मुझे कंसर्न है
वो ये है कि देखिए जब हम टैक्स ऑडिट्स की तरफ जाते हैं तो टैक्स ऑडिट्स में कुछ स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम एज सच ट्रीट करते हैं, मसलन बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट, और इस किस्म की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं इनके रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो एक स्टैंडर्डाइज तरीका होता है। यहाँ पे व्हेन वी से व्यूज़, तो वो कहाँ के व्यूज़ होंगे? ये वो अपने प्लेटफॉर्म के व्यूज़ होंगे, वो वेरीफाइबल होंगे, किस तरह से कैसे होंगे? बिकॉज मेरा जो डैशबोर्ड है वो तो मुझे एक्सेसिबल है, राइट, मेरे जो कंटेंट की व्यूज़ हैं वो मुझे एक्सेसिबल हैं। तो वो ये सवाल ये है कि जब हम वो उन मैट्रिक की बात कर रहे हैं तो इस पे सवाल नहीं है कि वो मैट्रिक क्या होगा, इस पे सवाल ये है कि वो मैट्रिक कहाँ का होगा। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। फिर दूसरी बात जो आपने ये क्रॉस बॉर्डर वाली की है कि वो कंटेंट प्रोड्यूसर्स जो कि बाहर बैठे हैं और या वो कंटेंट प्रोड्यूसर, तो इस पे हमें ओवरडू नहीं करना चाहिए, ये मेरा मशवरा है। इस पे अगर हम ओवरडू करेंगे और इस पे हम ज़्यादा कंसर्न होंगे इस बात पे कि अच्छा वो टैक्स नेट्स में चीज़ों को लेके आएँ, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा बजाय इसके कि फ़ायदा हो। एक आखिरी बात, आपने देखा होगा कि पिछले गवर्नमेंट के टेनोर में, और इस गवर्नमेंट ने भी उस पर एक्चुअली काफ़ी काम किया है, हमने फिल्म मेकिंग इक्विपमेंट पे टैक्स ड्यूटीज़ और इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दी थी, और मेरे ख्याल से ख़त्म कर दी थी या कम कर दी थी। अब उसका इन जनरल तो लोगों को ये लगता होगा कि अच्छा वो क्या इक्विपमेंट है, लेकिन उसका एक्चुअली हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। आई एम अ फिल्म मेकर एज वेल, तो मुझे अंदाज़ा है उसका कितना फ़ायदा हुआ। तो अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वो जो हम अपने जल्दी वाले बेनिफिट्स में, जो इमीडिएट बेनिफिट्स के चक्कर में, क्या हम अपना लॉन्ग टर्म नुकसान तो नहीं करेंगे। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जाने बात हूँ, जैसे असद बेग साहब फरमा भी रहे हैं, बहुत सारे हैं ज़ाहिर है जो बैरून मुल्क बैठे हैं और वहाँ से व्यूअरशिप लेते हैं पाकिस्तान में, उनका जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है वो ज़ाहिर है उनको तो शो हो रहा होता है, लेकिन इस पर FVR क्या मैकेनिज्म तैयार कर रही है इस वक्त? ज़ाहिर है मैं आपसे क्योंकि ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब हम मीडिया की आमदन को देखते हैं तो उसकी निगरानी का एक मौसर निज़ाम मौजूद है, लेकिन जो दीगर सेक्टर्स हैं उसको भी अगर देखा जाए तो FVR का ध्यान कुछ वहाँ पर जा रहा है इस वक्त कि दीगर सेक्टर से किस तरीके से हमने अपना टारगेट जो है वो पूरा करना है? क्योंकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया की हद तक तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त कोशिश की जा रही है, इसका मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, लेकिन दीगर सेक्टर्स के लिए क्योंकि हम FVR का हदफ देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है मुसलसल, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि FVR का ध्यान इस वक्त कहां है? देखें, पहले हम जो आपने जो ओरिजिनल आपका सवाल था ना कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तान से व्यूज ले रहे हैं उनका क्या होगा, इसमें ना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, इसमें लीगल प्रॉब्लम भी है। लीगल प्रॉब्लम ये है कि वो लोग वहां भी तो टैक्स दे रहे होंगे, वो लोग उनकी इनकम, क्योंकि वो वहाँ बैठे हुए इंग्लैंड के तौर पे एक बंदा बैठा बना रहा है वीडियो और वो टारगेटेड है पाकिस्तान के व्यूअर्स पे, तो वो इंग्लैंड में भी टैक्स दे रहा होगा। ये जो है ना, ये ग्लोबल टैक्स का सिस्टम है जिसमें कुछ एग्रीमेंट्स किए जाते हैं जिनको कहा जाता है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स, यानी कि दोहरे टैक्स से बचने के, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें एक से ज्यादा मुल्क क्लेम कर सकते हैं कि हमने इस आमदन पे टैक्स लगाना है, तो ये हम एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में जा रहे हैं। तो जो अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट होगा वो शायद हम पाकिस्तान को इजाज़त नहीं देगा उन लोगों पे टैक्स लगाने के लिए, क्योंकि वो एग्रीमेंट ये कहते हैं कि जो एक मुल्क का रेजिडेंट है वो नॉर्मली उसी मुल्क में ही टैक्स देता है, और अनलेस के उस अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट में आप अपना कानून बेशक बना लेंगे मैं इस पे टैक्स लूंगा, लेकिन जो ये अदालतों ने तय किया हुआ है कि वो जो एग्रीमेंट होता है ना वो सुपरसीड करता है। और बड़ा चैलेंज FVR के लिए यही होगा कि जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको इस टैक्स नेट में कैसे लाया जाए जो वहां बैठकर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और पाकिस्तान से व्यूअरशिप ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब ने। असद बेग, वक्त का बहुत शुक्रिया, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।